हेलो फ्रेंड्स, a warm वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज आपके लिए क्लास 12th में जो फिजिक्स का एग्जाम लिया गया था, क्वेश्चन पेपर दिया गया था आपको, उसी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और आप सबको उस पर विस्तृत चर्चा करते हुए बताएंगे कि इसको किस प्रकार से हल करना था और आप सबने किस प्रकार से हल किया है। तो चलिए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करेंगे और आप सबसे निवेदन है कि यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी इसको हम 2 पार्ट में हल करेंगे। इसका अगला पार्ट आएगा और यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखते हैं या फिर इस वीडियो पर अच्छा परफॉर्म नहीं होता है तो अगला पार्ट आप लोगों के ऊपर है, समझ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग एक बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम पेपर को उठा लेते हैं ताकि आप सबको क्वेश्चन बताने में आसानी हो। चलिए, तो हम लोगों को जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो था बहुविकल्पीय प्रश्न। आप सबको जो प्रश्न है वो स्क्रीन पर बगल में शो हो जाया करेगा, तो आप लोग प्रश्न को भी पढ़ सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न है जो प्रश्न उत्तर नंबर 1 है। आपको साथ में ध्यान दीजिएगा, लिखना भी किस प्रकार से है वो भी बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 1। प्रश्नोत्तर नंबर 1 ये क्या हो गया, आपको ऐसे लिखना है। और उसके बाद इसमें देखिए दिया गया है प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो आपको इसमें लिखना है प्रश्न उत्तर नंबर 1 का अब पूछा गया है विभव प्रवणता राशि है। आपको बताना है अदिश राशि है, सदिश राशि है, टेंसर राशि है या उपरोक्त में से सभी। तो आप सब क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो राशि इसमें होगी, मान लीजिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर बा सही होता है तो का में ऑप्शन नंबर बा, जिसे हम लोग सदिश राशि ऑप्शन में दिया गया है, इस प्रकार से करेंगे और यहाँ पर टिक कर देंगे। प्रश्न उत्तर नंबर 1 के का में ऑप्शन नंबर बा सदिश राशि सही है। दूसरा दिया गया है, आप लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का खा, इसमें दिया गया है निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर द है वो सही है। आप लोगों ने, अधिकांश बच्चों ने इसको गलत किया है। तो ऑप्शन नंबर द जो लिखा गया है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर घात -2, इस प्रकार से लिखें, या कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर एक ही चीज होती है। आप सबने इसे समझने में गलती कर दी और यहाँ पर इस ऑप्शन को गलत कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर जो 2 में द दिया गया है वो सही है। तीसरा प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। अपना जो तीसरा प्रश्न यानी कि ग नंबर दिया गया है वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या परिवर्तन होगा। दिया गया है घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती या शून्य रहती। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, तो आपको पढ़ाया गया था कि जो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, यदि हम लोग समान प्रकृति के आवेशों को पास पास लाते हैं तो बढ़ती है और विपरीत प्रकृति के आवेश रखते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाया जा रहा है तो प्रकृति क्या है, समान है, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है, सही है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश हैं, एक दूसरे के पास लाएंगे तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं इस प्रश्न के घ नंबर पर। दिया गया है कांच और जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में। तो वायु के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक बराबर दिया है 3/2 और साथ ही दिया है वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक 4/3। तो आपसे पूछ रहा है कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में, जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में इस प्रकार कह रहा है। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहां पर दिया गया किसके संदर्भ में, वायु के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक, वायु के संदर्भ में जल का अपवर्तनांक। तो अब कह रहा है जल के संदर्भ में, जल के
संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक पूछा है। जल के संदर्भ में कांच का अपवर्तनांक आप इसके बराबर लिखते हैं Ng अपान Na, और Ng की वैल्यू है 3/2 अपान Na की वैल्यू है 4/3। इस प्रकार मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3 त्रिक 9/4 दूनी 8 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बा 9/8 सही हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने 5वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। इसका जो 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, यानी कि अंगा, वो कह रहा है +3 डायोप्टर और -1 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस, -1 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस संपर्क में रखे गए, इनकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। तो इसकी जो पहले इन दोनों लेंस की जो क्षमता होगी वो हो जाएगी +3 -1 डायोप्टर, यानी कि +2 डायोप्टर हो गई। और इसकी जो फोकस दूरी है वो हमें सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए हम सब जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर 100/F सेंटीमीटर होती है। और इसको यहां लाएंगे तो ये यहां हो जाएगा F बराबर 100/F के स्थान पर 2 है, रख देंगे। और फोकस दूरी किसमें होती है? सेंटीमीटर में। 2 से 50 कटेगा, F बराबर, चूंकि यहां पर 2 प्लस में था, ये भी प्लस में था, इसलिए +50 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर सा जो +50 सेंटीमीटर लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आखिरी क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कांच n बराबर 1.5 के लिए समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी इसके वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r होगी। तो जो कह रहा है कांच के एक समतल लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होगी? r बराबर क्या हो जाएगी बताइए? तो r बराबर 2f होता है या नहीं? जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुना होती है। फोकस दूरी की 2 गुना करेंगे तब वक्रता त्रिज्या के बराबर आएगा, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी आप सबका बिल्कुल सही है, यानी कि द नंबर बिल्कुल सही है। तो आई थिंक आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने प्रश्न उत्तर नंबर 1 हल कर लिया है, इससे आपको मिलने हैं 6 मार्क। तो इसी प्रकार लिखना था, चूंकि एक ही नंबर मिलना है तो आप सेम इसी प्रकार लिखेंगे, ना कि प्रश्नों को उतारेंगे उसके बाद चारों ऑप्शन, फिर जो ऑप्शन सही उस पर टिक। ये गलत तरीका है। आप ऐसे लिखिए ताकि एग्जामिनर को जब कॉपी आपकी चेक करने में आसानी होगी, तब आपको अच्छा नंबर देगा। और यदि आप उसमें पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, चारों ऑप्शन देंगे, उसके बाद टिक करेंगे, तब एग्जामिनर को दिक्कत आएगी और एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको ज्यादा कुछ नहीं आता है, इसलिए आपने सिर्फ अपने समय को बर्बाद किया है। तो वो आपकी कॉपी सही ढंग से चेक करेगा और कम नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो चलिए, आप सब समझ चुके होंगे कि इस प्रकार आपको लिखना है और एक ही नंबर मिलने थे, तो ये बेस्ट तरीका है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 पर, और वो भी एक ही नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कुछ बच्चों ने काफी लंबा लिखा है। तो आप सबको बता देना चाहते हैं कि जो प्रश्न 1 नंबर का पूछा गया है उसको आप जितना छोटा कर सकें उतना छोटा कर दीजिए। जितने छोटे में जवाब दे सकें उसका जवाब उतने छोटे में दे दीजिए। दूसरे में का नंबर बोल रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्यों होता है? तो सिंपल है, क्योंकि प्रकाश का वेग बदल जाता है इसीलिए अपवर्तन होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश का वेग बदल जाता है, इसीलिए अपवर्तन होता है। क्योंकि माध्यम का यानी कि क्योंकि प्रकाश का वेग बदल जाता है इसीलिए अपवर्तन होता है। माध्यम बदलने के साथ आप इसी प्रकार लिखते, क्योंकि माध्यम बदलने के साथ
प्रकाश का वेग बदल जाता है। अपवर्तन इसीलिए होता है क्योंकि माध्यम बदलने के साथ पूछा जाए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तन क्यों होता है, तो आप बता देंगे क्योंकि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका वेग बदल जाता है, यही कारण है कि अपवर्तन होता है। दूसरा प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है ख नंबर कि जब एक प्रकाश किरण दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए ये है अभिलंब, और जब कोई किरण इस पर आपतित होगी इसी अभिलंब पर तो टकरा कर अपने मार्ग में वापस चली जाती है, यानी कि आपको बताना चाहिए था यहां पर परावर्तन कोण शून्य होगा। परावर्तन कोण शून्य होगा, 0 डिग्री होगा। आपने लिखा है कि आपतन कोण के बराबर होगा, वो भी सही है, लेकिन हर स्थिति में आपतन कोण के बराबर होता है, तो इसलिए आपको यह बताना चाहिए था कि जब किरण अभिलंब पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। ध्यान दीजिएगा, बराबर मत लिखिएगा, बराबर तो है, हर स्थिति में बराबर होता है। आप क्या करेंगे, अभिलंब से आपतित हो रहा है तो 0 डिग्री होगा, इसको आपको लिखना है, डिग्री बताना था। तीसरा नंबर का प्रश्न जो दिया गया है ग नंबर, वो क्या कह रहा है, किसी लेंस की फोकस दूरी के चिन्ह से उसकी प्रकृति के बारे में क्या पता चलता है। देखिए जो लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी होती है, उससे लेंस की प्रकृति के बारे में यह पता चलता है कि जो लेंस है वो उत्तल है या फिर अवतल है। जो लेंस है वो कैसा है, उत्तल है या अवतल है। तो आपको यही पता चलता है कि यदि हमारे पास जो फोकस दूरी है वो कैसी हो जाए, प्लस हो जाए। फोकस दूरी कैसी, प्लस हो जाए तो लेंस उत्तल होगा, और उत्तल लेंस को हम किस प्रकृति का मानते हैं, अभिसारी प्रकृति का। अभिसारी प्रकृति लेंस की प्रकृति होगी कि यह अभिसारी होगा, और यदि फोकस दूरी माइनस है तो अवतल लेंस होगा और इसकी प्रकृति होगी अपसारी प्रकृति। इतना ही इसमें बताना था। फोकस दूरी से यह पता चलता है लेंस की प्रकृति ज्ञात होती है, और यह भी पता चलता है कि लेंस उत्तल है या अवतल, यानी कि यदि फोकस दूरी धनात्मक तो लेंस उत्तल और अभिसारी प्रकृति का, फोकस दूरी ऋणात्मक तो लेंस अवतल या फिर अपसारी प्रकृति का होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है घ नंबर, किसी समविभवी पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच 800 माइक्रोकूलम आवेश को गति कराने में किया गया कार्य। आपको पढ़ाया गया है कि समविभव पृष्ठ के अंदर एक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया नेट कार्य शून्य होता है। तो समविभव पृष्ठ के अंदर चाहे 800 माइक्रोकूलम का आवेश हो चाहे 8000 माइक्रोकूलम का आवेश हो, यदि आप लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वहां पर जो नेट कार्य होगा वो हमेशा क्या होगा, नेट कार्य शून्य होगा। याद रखिएगा, आप सब में से किसी भी बच्चे ने ये सही नहीं किया है तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आपको पढ़ाया गया है कि समविभव पृष्ठ के अंदर चाहे जितने कूलम का आवेश रखा हो चाहे जितने माइक्रोकूलम का आवेश रखा हो, यदि हम लोग उसको समविभव पृष्ठ के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया नेट कार्य हमेशा शून्य होगा। और इसमें का जो अंगा नंबर यानी 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। पुनः वही क्वेश्चन, जैसे आपको एक रिपीटेशन मिला है, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है बहुविकल्पी में। उसी प्रकार यहाँ पूछा गया है, एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन की ओर लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो समान प्रकृति के आवेश हैं इसलिए समान प्रकृति के कारण। और 4 नंबर में किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, ना कि अनुपात को, आप लोगों ने अनुपात लिखा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसका मात्रा कूलम इंटू मीटर होता है या सदिश राशि है, इसका बीमा LT है, और दिशा माइनस आवेश से। आपने देखा
की जो दिशा होती है वो माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 3 पर। तो चलिए हम लोग इसमें का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 3 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसमें ये बोला है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो खंड नंबर का है इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 3 का आप लोग इसी प्रकार लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 3 का और पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोगों ने क्या किया है, यहां पर कह क्या रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताते हुए लिखिए, ना कि डेरिवेशन कीजिए। समझ में आया क्या बोला गया है? यहां पर आपको जो इसका फार्मूला होता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखना था और वहां पर जो संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं उन सभी संकेतों का अर्थ बताना था। तो लिखिए क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 के P/r³। यही होता है न्यूटन प्रति कूलम। यही होता है ना। आप लोगों ने इसका डेरिवेशन किया, डेरिवेशन नहीं करना था। E बराबर 1/4πε0 P/r³। फार्मूला होता है, आपको बताना था जहां E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और 1/4πε0 क्या है, तो एक अनुक्रमा ये नियतांक है, एक नियतांक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, 1/4πε0। ये क्या है, एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। के क्या है, तो माध्यम का परावैद्युतांक है। के क्या है, आपने माना था, यहां मानते हैं ना कि माध्यम का परावैद्युतांक के है, तो वही लिखेंगे कि माध्यम का परावैद्युतांक। इतना समझ में आया। आगे दिया गया है P। P को आप लोग क्या कहते हैं बताइए? P को आप बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। और R को कहते हैं दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से, वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से E तक की दूरी, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र बिंदु P तक की दूरी। देखिए E का मतलब आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे, R। तो जो R है हम लोग कैसे मानते हैं कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी, यानी जिसके बीच की दूरी 12 है, -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। इसी प्रकार मानते हैं और फिर मानते हैं कि इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। तो यही R पूछ रहा है क्या है, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु P तक की दूरी, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी। ये हो गया। और आपको क्या बताना था, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं बताना था। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें आपको 3 मार्क मिलने थे। तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना था, उसके बाद प्रयुक्त संकेतों का अर्थ बताना था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अब आपको जब प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे, उसके बाद ही सोच समझकर तब उत्तर देंगे। अन्यथा आप लोग इस प्रश्न में
खामखा टाइम बर्बाद कर दिए हैं। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा इस प्रश्न को ऐसे ऐसे 2-3 पेजों में ले जाकर आपने पूरा डेरिवेशन किया, उसके बाद विस्तृत उसको समझाया, जबकि आपको इसमें केवल 3 नंबर मिलने थे। तो 3 नंबर के लिए आपको 3 नंबर के अनुसार करना चाहिए, ना कि 6 नंबर के प्रश्न के अनुसार। तो इसको जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए यदि आप नोट करना चाहते हैं तो। अदरवाइज हम लोग चलते हैं इसके आगे और देखते हैं कि अब हमें जो प्रश्न नंबर अगला दिया गया है वो किस प्रकार से। आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग इसमें थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं। आप लोग तब तक अगला प्रश्न पढ़ते रहिए। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बताइए। दूसरा प्रश्न कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होगा। यहां भी ध्यान दीजिए, पूछ रहा है कि सूत्र क्या होगा। सूत्र पूछा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। दूसरा प्रश्न में भी आप लोग लिखेंगे यहां पर प्रश्न उत्तर नंबर 3 का जो प्रश्न नंबर खा है, ये ध्यान दीजिए खा नंबर है, उसमें कह रहा है क्या बोल रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा होता है। इतना आप सबको पता है कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है। और कह रहा है इसका मान अधिकतम कब होता है, तो ध्यान दीजिए जब थीटा बराबर 0 अंश होगा तब ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है वो समांतर हो जाएगा, तब इसके द्वारा कोई कार्य किया गया कार्य न्यूनतम यानी कि 0 डिग्री होगा। कह रहा है अधिकतम, इसका मान अधिकतम कब होता है, इसका मान अधिकतम होगा जब थीटा बराबर 90 अंश, तब हो जाएगा पीई साइन 90 अंश, यानी कि टाउ बराबर पीई मैक्स। इसी को बोला जाता है टाउ मैक्स बराबर जब 90 अंश हो जाए। थीटा का मान जब 90 अंश होगा तब यहां पर आपको प्राप्त होगा टाउ का मान अधिकतम, यानी किया गया जो यहां पर इसका मान है वो अधिकतम होगा जब, मान लीजिए इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र, और जब इस प्रकार हम लोग रखेंगे यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र के साथ 0 अंश का कोण बनाता हुआ रखेंगे तब किया गया कार्य 0 होगा। और जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग लंबवत रख दें यानी कि वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, तब यहां पर इसका मान, किसका मान, टाउ मैक्स होगा, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का मान अधिकतम होगा। ध्यान रखिएगा जब हम लोग वैद्युत क्षेत्र के लंबवत द्विध्रुव को रखेंगे तभी यहाँ पर हमें अधिकतम मान प्राप्त होगा, और समांतर रखेंगे तब हमें जो मान प्राप्त होगा वो 0 डिग्री होगा। यदि हम लोग उल्टा कर दें यानी कि 180 अंश पर रख दें तब यहाँ पर जो टाउ का मान आ जाएगा वो माइनस पीई हो जाएगा, मतलब ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। तो दूसरा प्रश्न में आपको ये लिखना था कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण टाउ बराबर पीई साइन थीटा होता है, और इसका मान अधिकतम तब होगा जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ रख देंगे तब इसका मान अधिकतम होगा। बस इतना ही इसमें भी लिखना था। और आप लोग तीसरा प्रश्न पढ़िए। इसमें का जो तीसरा प्रश्न है वो कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो आप सबको पता है कि लेंस की क्षमता जो होती है, लेंस की क्षमता, तीसरा प्रश्न यहां ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न जो कह रहा है लेंस की क्षमता पूछ रहा है नंबर 3 में, कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो यहाँ पर दिया गया है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस है इसलिए प्लस, और आप लोग जानते हैं P बराबर 100/F सेंटीमीटर होता है, यानी कि जो यहाँ पर डायोप्टर हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, P बराबर 100/F के स्थान पर 25 डायोप्टर, 25 चौको 100 यानी कि +4 डायोप्टर आ जाएगी इसकी क्षमता। इतना इसमें बताना था कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता +4 डायोप्टर होती है। 3 नंबर का प्रश्न सॉल्व हो गया। चौथा देखिए, कह रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को शो हो जाएगा बगल में, तो आप लोग यहाँ डायरेक्ट आंसर देखिए। प्रश्न नंबर 4, कौन सा प्रश्न, इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 4 है
वो कह रहा है 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले r बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है और 2f बराबर 24 सेंटीमीटर, तो f बराबर -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। -12 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण लिया गया है और इसके सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। वस्तु भी ऋणात्मक होगी क्योंकि सामने रखी गई है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब ज्ञात करना है। फार्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और 1/v की वैल्यू कितना है? 1/v की वैल्यू -3 और प्लस यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है? देखिए हमें ज्ञात जो करना है v का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार हम लोग रखेंगे v और ये हो गया u, तो इसको इस तरफ लाएंगे तो 1/f बराबर -1/u, ये प्लस है बराबर 1/v हो जाएगा। इसको वहीं पर रहने दिया, इसको पक्षांतर कर दिए। अब देखिए 1/f मतलब 1/-12 माइनस लगाएंगे और ये 1/-3 बराबर 1/v, ये प्लस हो जाएगा और 1/-12 प्लस 1/3 समझ में आया, बराबर 1/v। इसको इधर करेंगे 3 प्लस 12/12 36 बराबर ये -12 होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/v और ये -9/-36 माइनस से 36 कटा माइनस माइनस और 9 ये पलट देंगे तो हो जाएगा v बराबर 36/9 यानी कि 9 चौक 36 4, v बराबर 4 सेंटीमीटर। v बराबर कितना आ गया? तो v बराबर जो हमें प्राप्त हुआ वो 4 सेंटीमीटर है और प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? यदि प्लस में आया है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दर्पण के पीछे बन रहा है। साथ में क्या पूछा है? प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, तो v बराबर 4 सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है। इतना ही बताना था। और अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के अथवा जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हल कर लेते हैं। यहां ध्यान दीजिए, अथवा में दिया गया, आप लोग इसको कीजिएगा या फिर जो या नंबर दिया गया इन दोनों में से कोई एक। कह रहा है 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक Q का मान दिया गया है कितना? 3 × 10⁻⁵ कूलाम। आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? W ज्ञात करना है और V बराबर है, हम लोग क्या लिखते हैं? VA - VB। VA - VB बराबर V मतलब कि 60 वोल्ट। तो हमें फार्मूला लगाना है, आप लोग जानते हैं V बराबर W/Q होता है। हमें क्या W ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे W बराबर VQ हो जाएगा। V का मान कितना है? तो V का मान है हमारे पास 60 गुणे Q का मान 3 × 10⁻⁵, छात्रिक 18 180 × 10⁻⁵, यहाँ से 1.8 × 10⁻³ 2 अंक दशमलव आ गया तो इतना हमें प्राप्त हो गया। और जो यहाँ पर कार्य है इसलिए इसको हम लोग लिख देंगे जूल। इतना आंसर आएगा। अब आप लोग मिलान कर लीजिए कि आप लोगों ने सही किया था या फिर गलत किया था। तो आई थिंक आप सबको प्रश्नोत्तर नंबर 3 आसानी से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया और आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नोत्तर नंबर 4 देखते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपने प्रश्नोत्तर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और आप लोग सभी बच्चों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आप सब लोग खुद अंदाजा लगा सकें कि आपने अपने एग्जाम पेपर में क्या लिखा है, आपको उसके अकॉर्डिंग नंबर मिला है या नहीं मिला। क्योंकि स्कूल में अब शायद इसको ना सॉल्व कराया जाए, एक बार सॉल्व करवा दे रहे हैं। 4 नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 4 का देखिए का नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? दिया गया है अभी तक आप लोग जो प्रश्न हल कर रहे थे वो 2-2 नंबर के थे, तो उसी प्रकार आपको हल करना था 2 नंबर के अकॉर्डिंग। अब आपको पूछा गया है 3 नंबर का प्रश्न। एक चित्र दिया गया है, एक चित्र दिया गया है और इसमें हमें दिया गया है आवेश का मान। यहाँ प्लस क्यों है, यहाँ माइनस क्यों है और यहाँ पर प्लस क्यों है। इसके बीच की दूरी a है, इसके बीच की दूरी 2a है और इसके बीच की दूरी 2a है।
और कह रहा है कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हम लोग अलग अलग नहीं ज्ञात करने वाले, ध्यान दीजिएगा, हम लोग एक साथ ज्ञात करेंगे। आप सब लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R1 प्लस Q3 अपान R2 प्लस, अगर हमारे पास मान लीजिए 3 आवेश हैं तो इस प्रकार Q1 Q3 अपान R3, इसी प्रकार n आवेश होंगे तो n वैल्यू रखेंगे। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, सभी का मान रखते हैं। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K हो गया, कितना हो गया, ये K हो गया। और आगे हम लोग अब क्या करेंगे, सभी के मान रखेंगे। सभी का मान कैसे रखेंगे, देखिए Q1 का मान है प्लस Q इंटू Q2 का मान है माइनस Q अपान R1 का मान है 2A प्लस Q2 का मान है माइनस Q, Q3 का मान है प्लस Q और R2 का मान है 2A प्लस Q1 का मान है प्लस Q, Q3 का मान है प्लस Q और R3 का मान है A। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस Q स्क्वायर अपान 2A, होगा या नहीं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये यहाँ पर प्लस है और ये माइनस Q स्क्वायर अपान 2A और ये प्लस में हो जाएगा Q स्क्वायर अपान A, कितना आएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, क्या करेंगे बताइए, हम लोग ले लेते हैं इसका एलसीएम। क्या करते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ एलसीएम होगा 2A माइनस Q स्क्वायर, ये प्लस माइनस Q स्क्वायर, यहाँ प्लस है, इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2Q स्क्वायर, क्योंकि A से A कटेगा, 2 से गुणा होगा तो इतना आएगा। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और देखिए माइनस Q स्क्वायर माइनस 2Q स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर अपान 2A, माइनस Q प्लस Q 0 हो जाएगा, तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 0/2A, और 0/2A की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और गुणे 0, यानी कि U बराबर 0। तो यहाँ पर जो हमें कार्य प्राप्त होगा वो कार्य कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। U क्या है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और यहाँ पर जो किया गया कार्य होता है वही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, इसलिए डायरेक्ट U बराबर रखा गया है। इस प्रकार से आपको सवाल लगाना था, या फिर आप ऐसे कर सकते थे, U1 बराबर ज्ञात करते इन दोनों के बीच, U2 बराबर ज्ञात करते इन दोनों के बीच, U3 बराबर इन दोनों के बीच, उसके बाद परिणामी U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 करते, तब भी यही आता। तो आप लोगों ने इसको आई थिंक समझ लिया होगा। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से लगाना था, कोई भी बच्चा सही नहीं करके दिखाया है, एक भी बच्चा इस प्रश्न को सही नहीं किया है। आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। यही सवाल आपको बताया गया था, तब भी आप लोगों ने यहाँ पर इतनी बड़ी गलती कर दी। आपकी क्लास में यही सवाल पढ़ाया गया था और आपको बताया गया था कैसे ही प्रश्न दिए जाएंगे। चलिए हम लोग अब ख नंबर का प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, आप सबसे निवेदन है। ख नंबर का जो प्रश्न दिया गया है 3 नंबर में आपको इतना ही करना था। चलिए ख नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं बगल में। तो जो ख नंबर का प्रश्न दिया गया है वो कह रहा है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया गया है, बीच की दूरी कितना है, R बराबर 0.5 एंगस्ट्रॉन, यानी कि 0.5 गुणे 10⁻⁻10 मीटर, इतना हो गया। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 दशमलव उधर ले जाकर और भी कम कर सकते हैं घात। और कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम, इतना आप सबको पता है। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो यही फार्मूला लगाएंगे, U बराबर यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K मान रख दीजिए, K बराबर 1 के लिए K हटा देंगे, तब हमें जो प्राप्त होगा -1.6 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बटे R की वैल्यू रखेंगे 0.5 गुणे 10⁻⁻10,
इतना आप सबके समझ में आया होगा कि Q1 इंटू Q2 अपान R होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का गुणा करेंगे तो U बराबर हमें प्राप्त होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 16 में 256 2.56 माइनस में आएगा गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 10 की घात माइनस 38 बटे 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 10। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे अब हम लोग यहाँ मिटा कर देखते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर भेज देते हैं और इसका मान हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं 9 गुणे 10 की घात 9। U बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे माइनस 2.56 गुणे 10 की घात माइनस 38 बटे 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 10। इतना आपके समझ में आया या नहीं बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 रखा गया है, 9 गुणे 10 की घात 9 रखा गया है। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं, इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इधर भेजते हैं, यहां बनेगी 10 की घात 11। U बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे माइनस 2.56 गुणे 10 की घात माइनस 38 बटे 5 गुणे 10 की घात माइनस 11। 5 गुणे 10 की घात माइनस 11 हो जाएगा। और अब हम लोग इसका और इसका गुणा करेंगे। U बराबर 9 छक 54 की 4 हासिल 5, 9 पचे 45, 5 50 की 0 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 2 अंक पर दशमलव माइनस लगेगा गुणे 10 की घात 9। ये गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 11 और माइनस 38 बटे 5। U बराबर क्या करेंगे बताइए, माइनस 23.04 गुणे इस घात को हम लोग जब जोड़ेंगे तो 11 9 20 हो जाएगा, और 20 में से जब हम लोग माइनस 38 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 18 बटे 5। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। 5 चौक 20, कितना बचा 3 30, 5 छम 30, और ये बचा 4 को हम लोग छोड़ देते हैं, गुणे 10 की घात माइनस 18 जूल। U बराबर माइनस 4.6 गुणे 10 की घात माइनस 18 जूल आ जाएगा। आपका जो आंसर है वो यहां से इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। इतना करना था इस प्रकार खा नंबर में। तो आप लोग खा को भी कर सकते थे या फिर का को भी कर सकते थे, दोनों को करना था। दोनों सेम सवालें थी, बस थोड़ा सा मान चेंज किया गया था। आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, आप लोग नहीं लगा पाए। गा नंबर प्रश्न में कह रहा है आप सबको, यहाँ पीछे आप हिंट भी दिया गया था कि गा नंबर का जो प्रश्न है उसमें कह रहा है इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 ऋण आवेश होता है। कितना कूलाम ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर। तो कह रहा है अल्फा कण पर आवेश बताइए। तो अल्फा कण पर आवेश होता है 3.2 गुणे 10 की घात कितना होता है आप सब बताइए। 3.2 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है धन में। और ये आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, आप लोगों के लिए ये होमवर्क होगा कि आप सब इसका मान फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ जो आप लोगों का ग्रुप बना है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर आप लोग इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। जो बच्चा सॉल्यूशन भेजेगा उसके लिए अच्छी बात है, यदि आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तब अल्फा कण का मान फाइंड करके आप इसका सॉल्यूशन भेज सकते हैं। आप लोग भी कुछ ढूंढने की कोशिश कीजिए। E बराबर इतना, तो अल्फा कण पर इतना आवेश होता है, आप इसको फाइंड करेंगे और सॉल्यूशन व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। और आप लोग यदि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम की लिंक दी गई है, वहां जाकर आप लोग जो लिंक दी गई उसको ओपन करेंगे और वहां से आप लोग मैसेज करेंगे अपना नंबर, तब आप सबको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर आप लोग इसका सॉल्यूशन करके हमें भेजेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इतना आप सबके समझ में आया होगा, तो हम लोग अगले प्रश्न पर अब चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर घ कह रहा है, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी कितना है, 4.0 गुणे 10 की घात माइनस 15 दी गई है। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपने अभी तक जो प्रश्न देखे हैं आप सबको समझ में आ रहे होंगे,
और ये वीडियो लंबा जा रहा है, लेकिन आप लोग यदि मेहनत करेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि और सभी जो बच्चे हैं उनके लिए भी लाभदायक होगा। ये पूरा का पूरा पेपर आपका जैसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है उसी प्रकार बनाया गया था। घ नंबर देखिए, एक बार आप लोग समझ लीजिए कि आपका बोर्ड का पेपर सॉल्व हो जा रहा है। घ नंबर में कह रहा है दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। उनके बीच की दूरी r बराबर 4.0 गुणे 10 की घात -15 दी है। और प्रोटॉनों के मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगता है वो आप सब जानते हैं। वो जो प्रतिकर्षण बल लगता है क्या होता है बताइए। यहाँ पर मान लीजिए दो प्रोटॉन है तो दोनों प्रोटॉनों के बीच समान प्रतिकर्षण बल लगेगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम का। समझ में आया। चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर भी एक होमवर्क मिलने वाला है। आपको बता दिया जा रहा है, गणना आप करेंगे। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से निकालते हैं। बल हम फार्मूले पर रख दे रहे हैं। इसका मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 का मान जो दिया गया है वो है 1.6 गुणे 10 की घात -19 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19 बटे R स्क्वायर की वैल्यू मतलब 4.0 गुणे 10 की घात -15 का होल स्क्वायर। तो बताइए आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोग भेज सकते हैं या नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। आप लोग इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। सॉल्व किस प्रकार करेंगे। 16 में 256 गुणे 10 की घात, गुणा में घाते क्या होता है जुड़ती हैं, तो 19 19 38 -38 और ये +9 बटे ये हो जाएगा 4 चौक 16 गुणे 10 की घात 15 दूनी 30। समझ में आया या नहीं बताइए। 15 दूनी 30, घात के ऊपर घात, घात का गुणा। F बराबर इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा। अभी अभी आपने गुणा किया था तो जो प्राप्त हुआ था वो था 23.04। कैसे 9 चौक 54 9 5 45 5 50 9 दूनी 18 5 23 गुणे 10 की घात ये कितना हो जाएगा। तो -38 है और 9 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -29 और ये +30 बटे 16। F बराबर इसको हल कीजिए। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 16 का नाम 16 कितना 20 4 20 3 23 यानी कि 70 हो गया। 16 चौको 64 6 70 16 चौको 64 इतना आ गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए। मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और साथ ही साथ 29 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10। कितना बचेगा 10 बच जाएगा। और ये जो सवाल नंबर आपको दी गई है ये सवाल नंबर घ है। एक बार पुनः देखिए R की वैल्यू इतना दी गई है 4.0 गुणे 10 की घात -15। P की वैल्यू इतना, दोनों P का मान हो जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9 1.6 गुणे 10 की घात 19 1.6 गुणे 10 की घात 19 और ये हो जाएगा 4 चौक 16। 4.0 का स्क्वायर करेंगे इस प्रकार से तो ये 0 हो जाएगा। 4 0 0 4 चौक 16 2 अंक पर दशमलव यानी कि 16 आ गया। और ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर माइनस है 10 की घात -15 की घात 2 -15 की घात 2। तो घात के ऊपर घात होती है तो घात का गुणा हो जाता है तो -30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया -30 19 19 38 -38 और ये +9 ऊपर जाएगा ये वाला तो ये हो जाएगा +30। और यहां से आप लोगों ने सॉल्व किया। क्या सॉल्व किया बताइए। जो आपने यहाँ पर सॉल्व किया 23.04 गुणे 10 की घात -29 प्लस 30 -29 प्लस 30। तो यहाँ पर आप लोग पहले इसको देखिए 23.04 को जब आप भाग देंगे 16 से तो 16 का नाम 16 हो जाएगा। और यहाँ दशमलव जो है अभी आपको एक अंक पर मिलेगा और बचेगा कितना 16 7 ये 0 16 चौको 64 बचा कितना 6 4 16 चौको 64 इतना आ गया। यानी 1.44 गुणे 10 जिसे आप लिख सकते हैं 14.4 न्यूटन लिख सकते हैं या नहीं बताइए। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको समझाने के लिए दोबारा रिवीजन कर दिया गया और थोड़ा विस्तार कर दिया गया।
तो आप लोगों ने ये घ नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। चलिए हम लोग अब अंगा नंबर के क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो अंगा नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, उस पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है 5 नंबर में? कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500 कम है, और कह रहा है इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आपको आवेश की मात्रा क्यों बराबर ज्ञात करना है, तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, क्यों बराबर एन ई होता है। क्यों बराबर क्या होता है? एन ई होता है। तो एन की वैल्यू कितना है? 500, ई की वैल्यू 1.6 × 10 की घात -19, इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ ऋण हो जाएगा -16 पंचे 80, और उसके बाद यहाँ कितना है? 16 पंचे 80, 20 × 10 की घात -19, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसका गुणा कर लेते हैं। 500 × 1.6, तो ये हो जाएगा 16 0 0 16 पंचे 80, एक अंक पर दशमलव, यानी अभी हमारे पास क्या है? 800 है। अब हम क्या करेंगे, इस जीरो को यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ -8.0 × 10 की घात -17। क्यों है? क्यों बराबर इतना इलेक्ट्रॉन आ गए। अब बताइए माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? जब हम लोग देखते हैं कि आवेश ऋण में होता है तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। वहां पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी कि धन आवेश होगा। इस पर आवेश की जो प्रकृति होगी वो क्या हो जाएगी? धन आवेश आ जाएगा। क्यों बराबर यानी ई, और उसके बाद ये 500 और -1.6 × 10 की घात -19, तो आएगा हमारे पास यहां पर जो 8 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 800 × 10 की घात -19, और यहाँ पर जो हमारे पास यदि मान जो प्राप्त होगा वो यहाँ पर धन आवेश होगा, यानी इतना इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ पर दी गई है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन क्या है, उस पर धन आवेश इतना है। धन आवेश आप लोग यहाँ पर यदि इसको ना रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर दिया गया है कि इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। कमी का मतलब धनावेश होता है। और या फिर क्वेश्चन या नंबर में दिया गया है, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो इस चालक पर उपस्थित आवेश Q बराबर n ई फाइंड करना है। 1500 गुणे ई का मान 1.6 × 10 की घात -19, तो ये हो जाएगा 16 0 0 16 पंचे 80, 16 के नाम 16, 16 8 24, एक अंक पर दशमलव गुणे 10 की घात -19, 1 2 3 अंक आएगा, 2.4 × 10 की घात -16 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? क्यों का मान इतना कुलाम। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? अधिकता है। क्या कह रहा है? अधिकता है, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा? ऋणावेश। तो आप माइनस और प्लस से मत मतलब रखिएगा। अगर अधिकता है तो इतना इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश पर होगा, और यदि कमी है तो इतना इलेक्ट्रॉन यानी कि इतना धन आवेश उस पर होगा। तो आई थिंक आप प्रश्न नंबर 4 तक आसानी से समझ चुके हैं, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तभी प्रश्न उत्तर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, तब आप खुद समझ गए होंगे कि इतने में आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए और कितने मिले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन और अगला प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे, यदि आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस इस वीडियो पर मिलता है तो। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।